मैं मुंबई में एक जेल में पुलिस ऑफिसर था। एक दिन एक प्रेग्नेंट महिला को लाया गया, जिसे उसके पति ने आरोपित किया कि उसका बच्चा उसका नहीं है और उसकी पत्नी बदचलन है। मामला गंभीर था और मुझे उस महिला पर दया आ गई। मैंने उसे विशेष कमरे में रखने का निर्णय लिया और एक महिला पुलिस अधिकारी को उसकी देखभाल सौंप दी ताकि उसकी डिलीवरी तक उसका ख्याल रखा जा सके। जब 8 महीने पूरे हुए और दाई उसका चेकअप करने आई तो उस महिला ने एक चौंकाने वाली बात कही, मैं 8 महीने का नहीं बल्कि पूरे 13 महीने में बच्चे को जन्म दूंगी। हम सब हैरान हो गए। जब 13 महीने पूरे हुए तो वह महिला ने कुछ ऐसा जन्म दिया जिसे देखकर हमारी धड़कन रुक गई, क्योंकि वह बच्चा मेरे देश भारत के जौनपुर से था। मैं जौनपुर का रहने वाला था। मेरे पिता एक मैकेनिक थे और अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे परिवार का पालन पोषण करते थे। मुझे उनकी मदद करनी थी, लेकिन मैं उस काम को नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मेरे पिता को जल्दी बूढ़ा कर दिया था। मैंने पढ़ाई में दिल लगाया और ट्यूशन पढ़ाकर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लेकिन जब मैंने बड़े बड़े डिग्री वाले लोगों को नौकरी के लिए संघर्ष करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इस सिस्टम में सिफारिश ही मायने रखती है, न कि डिग्री। 1 साल तक धक्के खाने के बाद मेरा मन इस सिस्टम से उचट गया। फिर मेरे पिताजी, जिनके साथ मेरी पूरी जिंदगी की उम्मीदें जुड़ी थीं, दुनिया से चल बसे। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी विधवा माँ और 3 बहनों की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी एक दिन मेरी माँ आई और बोली, राजेश, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तो माँ ने बताया कि उसने अपने बुआ के बेटे से बात की थी और वह मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा सकते थे। मैंने सोचा, अब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। अगर तुम मुझसे दूर जाने का हौसला रख सकती हो तो मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा वीजा मिलेगा, लेकिन कुछ ही समय में मेरा वीजा आ गया और मैं दुबई चला गया। दुबई में काम मिलने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मुझे आजाद वीजा मिला था। लेकिन जल्द ही मुझे करण मामा का फोन आया, जिन्होंने मेरी मदद के लिए अपने दोस्त से बात की थी। एक दिन मामा के दोस्त ने मुझे एक अमीर व्यापारी से मिलवाया। वह व्यापारी मुझे देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मुझे दुबई पुलिस में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, यह नौकरी आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे लगा तुम इस नौकरी के लायक हो। उसने मुझे पुलिस में भर्ती करवा दिया और कहा, तुम्हारी तनख्वाह 35,000 रियल होगी। इस रकम को सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे एक अच्छा फ्लैट भी दिया गया और मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। वह बहुत खुश हुई और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। करण मामा को मैंने फोन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि मामा ने मुझे चेतावनी दी कि दुबई में सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है और मुझे सावधान रहना चाहिए। मैंने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया और खुश होकर अपनी पुलिस की वर्दी पहन ली। अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे जेल की निगरानी का जिम्मा सौंपने आया। यह जेल बहुत छोटी थी और मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ के सिस्टम से मेरे अनुभव ने मुझे कहीं ज्यादा सिखाया था। मेरे दुबई के मालिक ने मेरी बात सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, क्या तुम्हारे मुल्क में अपराध की दर इतनी ज्यादा है? यहाँ हमारे मुल्क में अपराध का नाम भी नहीं है, इसीलिए हमने बहुत बड़ी जेल नहीं बनाई। फिर उसने बताया कि यह जेल खासतौर पर उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अपने पतियों से धोखा देकर किसी और मर्द से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह जेल सिर्फ उन औरतों के लिए है जो अपने पतियों के साथ गद्दारी करती हैं। यहाँ हमारी परंपरा के अनुसार औरतों से ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा जाता।
तुम्हारी ड्यूटी होगी कि तुम इन औरतों पर पूरी निगरानी रखोगे और अपने कर्मचारियों को भी उनसे बातचीत करने से रोकोगे। वह हिदायत देकर वापस चला गया। मैं ऑफिस में बैठा और सोचने लगा कि इस मुल्क के कानून कितने सख्त हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इस नौकरी को स्वीकार करने से पहले इन सब कानूनों के बारे में क्यों नहीं बताया गया था। मेरी दुबई में तैनाती के पहले दिन से यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर जेल आया। वह गुस्से में था और कुछ अरबी में बड़बड़ कर रहा था। मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने एक अरबी पुलिसवाले से बात की। उसने बताया, यह आदमी अपनी बीवी को गद्दारी करने के आरोप में जेल में डालने लाया है। उसकी बीवी किसी और मर्द से प्रेग्नेंट हो गई है। मैंने पुलिसवाले से पूछा, क्या कानून के अनुसार औरत को गिरफ्तार किया जाता है? उसने कहा, यह बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और इस अपराध की दोषी औरत को उम्र भर जेल में रहना पड़ता है। मैंने उस आदमी से कहा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको इंसाफ मिले और दोषी को सजा मिले। उस आदमी ने मुझसे शुक्रिया कहा और चला गया। लेकिन मैं सोचने लगा कि क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी सख्त होनी चाहिए। संबंधित औरत लगातार रोती रहती थी और मुझे उसकी हालत देखकर खेद होने लगा। मैंने सोचा कि वह प्रेग्नेंट है, शायद उसकी तबीयत खराब हो रही हो। मैंने उसे एक हवादार कमरा दिलवाया और इसके बाद उसकी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी। समय बीतने के साथ मेरी स्थिति भी बेहतर होती जा रही थी। मेरी माँ मुझे दुआएं देती रहती थीं और उसने मेरी छोटी बहन रिमा का रिश्ता भी तय कर दिया था। मैं चाहता था कि अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, लेकिन माँ ने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपनी बहनों की शादियों के बारे में सोचने की जरूरत थी। एक दिन वह प्रेग्नेंट कैदी औरत मुझसे मिली और कहने लगी, मेरे लिए दाई बुलवा दो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैंने दाई को बुलवाया, लेकिन कुछ दिन बाद जब दाई ने चेकअप किया तो उसने बताया कि औरत का बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में कुछ बहुत अजीब था। मैंने दाई से पूछा, क्या उस औरत का बच्चा ठीक है? उसने कहा, हाँ, बच्चा ठीक है, लेकिन यह लड़की क्या कह रही है, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा है कि वह 13 महीने में बच्चा जन्म देती है। अब मुझे समझने में समय लग रहा था कि यह क्या माजरा है। क्या वह सच में 13 महीने तक गर्भवती रहने वाली थी? जब तक मैं इन सब सवालों के जवाब तलाश रहा था, मेरी बहनें शादी के बंधन में बंध चुकी थीं। मैं सोचने लगा कि जब यह सब खत्म होगा तो मैं खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूंगा और इस मुल्क के कानून को भी अच्छे से समझूंगा। फिर एक दिन कैदी औरत ने मुझे बताया कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका है। मैंने दाई को बुलवाया और प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन जब दाई कमरे से बाहर आई तो वह बहुत घबराई हुई थी और कहने लगी, उसने जो चीज पैदा की है उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मुझे लगता था कि शायद यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन तब मैंने सुना कि वह औरत रात के अंधेरे में अपने बच्चे के साथ फरार हो गई थी। यह बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उसके कमरे का जायजा लिया तो देखा कि उसने दीवार को तोड़कर फरार हो गई थी। मुझे अब यह सोचने का समय था कि इस लड़की का असली मकसद क्या था और वह क्यों भागी। मैं उसकी आंखों में छिपी एक खास पहचान को जल्दी से समझ गया। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और पिस्तौल दिखाते हुए दोनों को गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही हम थाने की ओर बढ़े, वह औरत बिलखते हुए रो पड़ी और बोली, कम से कम मेरी एक बात सुन लो। मैंने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोका और कहा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उस औरत ने रोते हुए अपनी गोदी से एक कपड़ा उठाया और कहा, इसे खोलकर देखो, यही है मेरा बच्चा। मैंने जल्दी से कपड़ा खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मैंने उसे सवाल किया, यह क्या है? मुझे सारी सच्चाई बताओ, लड़की ने कहना शुरू किया। हम गरीबों में रिवाज है कि हम लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं और लड़का अमीर होना चाहिए। फिर चाहे वो लड़की के पिता के बराबर उम्र का ही क्यों न हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी भी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। वह आदमी बहुत अमीर था, मगर उसकी उम्र 50 के आसपास थी। उसने मेरे बाप को बहुत पैसा दिया था ताकि मेरी शादी उससे हो सके। वह औरत आगे बोली, 3 महीने तक वह मेरे साथ खुश रहा, फिर उसकी नजर मेरी छोटी बहन पर पड़ी। वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह मुझसे बचने के लिए उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तलाक देने का मतलब था कि उसकी सारी दौलत मुझसे चली जाती और बिना मेरी रजामंदी के वह मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता था। तब उसने मुझ पर बदनामी का इल्जाम लगा दिया और मुझे इस जेल में डाल दिया। वह औरत गहरी सांस लेते हुए बोली, यह जेल सरकारी नहीं, मेरे पति की निजी जेल है। यहाँ हम जैसे कई महिलाएं हैं जिनसे वह शादी करता था, फिर हमें छोड़ देता था। तुम लोग जो यहाँ काम करते हो, वह भी उसके नौकर हो। अगर कभी आप लोग सरकारी पुलिस के हाथों पकड़े गए, तो वह आपको बचाने नहीं आएगा। उसने और भी बहुत कुछ बताया। मैं जब जेल में आई तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। यह सब मेरे पति की करतूतें थीं। वह सिर्फ अपनी पहली पत्नी से औलाद चाहता था और हम सब के लिए तो हम लड़कियां बस खिलौने जैसे थे। जब मैं जेल आई तो मुझे पता चला कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर का पता दिया था और कहा था कि दाई को बुला लाओ। उसने चुपचाप कपड़ा हटाया और उसमें कोई बच्चा नहीं था, बल्कि औजार थे। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी डिलीवरी का नाटक किया था ताकि वह खिड़की काट सके, जिससे वह जेल से भाग सके। वह बोली, अब तुम मुझे असली थाने ले चलो, मैं अपने पहले पति पर केस दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस को वह सब जानकारी मिल गई और वे उस जेल में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था क्योंकि उसके सभी साथी पहले ही फरार हो चुके थे। इस सब के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैंने उस लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया और उसने स्वीकार कर लिया। मेरी शादी अब उस लड़की से हो गई थी और अदालत ने उसे उसके पहले पति से तलाक दिलवा दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने देश लौट आया और हमने नई जिंदगी की शुरुआत की। शुक्र है कि भगवान ने मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाला और मुझे उन सभी कैदियों को रिहा करने का मौका दिया। यह कहानी उन सभी भाई बहनों के लिए है जो विदेशों में काम करने जाते हैं। मेरी तरह आपको भी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। विदेश जाने से पहले हर चीज की सही जानकारी ले लें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।